चलिए आज कहानी सुनते हैं भारत के एक ऐसे महापुरुष की जिनके विचारों की मशाल ने समाज की सदियों पुरानी अंधेरी गुफाओं को रोशन कर दिया। ये कहानी है महात्मा ज्योतिबा फूले की। कहते हैं ना कि अपमान एक ऐसी चिंगारी होती है जो अगर सही दिशा पा जाए तो एक मशाल बनकर इंसान को रोशनी दिखा सकती है। महात्मा फूले की कहानी ठीक इसी अपमान की चिंगारी से शुरू हुई जिसने देखते ही देखते एक पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि एक निजी अपमान, एक पर्सनल बेइज्जती आखिर एक पूरे देश में क्रांति की आग कैसे जला सकती है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास के पन्नों में चलना होगा। तो कहानी का पहला अध्याय, वो एक घटना जिसने ज्योतिबा फूले की जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1848, जगह थी पुणे। ज्योतिबा फूले अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में बड़े चाव से शामिल होने गए थे। वो खुशी खुशी अपने दोस्त के साथ बारात में चल रहे थे, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। और फिर अचानक बारात में मौजूद कुछ ऊंची जाति के लोगों की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, एक माली का बेटा होकर ब्राह्मणों की बारात में चलने की हिम्मत कैसे की? माली मतलब शूद्र वर्ण, जिन्हें उस सामाजिक व्यवस्था में सिर्फ सेवा करने वाला वर्ग समझा जाता था। बस उस एक पल में उन्हें सबके सामने जलील करके बारात से बाहर निकाल दिया गया। ज्योतिबा के लिए ये सिर्फ एक पर्सनल इंसल्ट नहीं थी। उस एक पल में उन्हें समझ आ गया कि ये उस समाज की एक गहरी बीमारी का लक्षण है जो जाति के नाम पर इंसान और इंसान में फर्क करता है। इस एक घटना ने उनके अंदर एक ज्वालामुखी जगा दिया और उन्होंने ठान लिया कि इस अन्याय के खिलाफ तो लड़ना ही होगा। तो अपमान के इस आग से जो मशाल जली, वो मशाल थी शिक्षा की। फूले ने अपना हथियार चुन लिया था, और वो हथियार था ज्ञान। फूले इस बात को बहुत गहराई से समझ चुके थे कि दलितों और शोषितों की आज़ादी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की गली से होकर ही गुजरता है। ज्ञान ही वो अकेली चाबी है जो इंसानियत के लिए बंद दरवाजे खोल सकती है। और इस क्रांति की शुरुआत कहीं और से नहीं, बल्कि उन्होंने अपने ही घर से की। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को खुद पढ़ाना शुरू किया। उन्हें इस बड़े आंदोलन का एक सबसे जरूरी हिस्सा बनाने के लिए तैयार किया। लेकिन ये रास्ता फूलों का तो था नहीं। एक तरफ देखिए कितना विरोध था। जब सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने जाती तो लोग उन पर पत्थर, कीचड़, यहां तक कि गोबर फेंकते थे। समाज के दबाव में उन्हें घर से निकाल दिया गया। लेकिन अब दूसरी तरफ नतीजे देखिए। इन सब के बावजूद 1848 में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला टीचर बनी और सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए। और देखिए, उनके काम का असर इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 4 साल के अंदर 1852 तक उस वक्त के ब्रिटिश सरकार ने भी उनके काम को पहचाना और फूले दंपति को उनके इस बेमिसाल काम के लिए सम्मानित किया। लेकिन फूले सिर्फ स्कूलों तक रुकने वालों में से नहीं थे। उनकी लड़ाई तो समाज में फैली हर उस बुराई से थी जिसने इंसानियत को जकड़ रखा था। वो सिर्फ कहते नहीं थे, करके दिखाते थे। 1849 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने घर की पानी की टंकी उन लोगों के लिए खोल दी जिन्हें अछूत कहा जाता था। उन्होंने विधवाओं की बुरी हालत देखी और 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, एक ऐसी सेफ जगह जहां विधवाएं अपने बच्चों को जन्म दे सकती थीं। उन्होंने विधवाओं की दोबारा शादी के लिए आंदोलन चलाया और तो और एक ब्राह्मण विधवा के बेटे यशवंत को गोद लेकर जाति व्यवस्था पर सीधा और जोरदार प्रहार किया। शिक्षा और समाज सुधार के बाद अब बारी थी वैचारिक लड़ाई की। फुले अपनी इस लड़ाई को एक संस्था के रूप में, एक विचारधारा के रूप में आगे ले गए। साल 1873 में फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। नाम से ही साफ है, सच की खोज करने वालों का समाज। इसका सीधा सा मकसद था लोगों को धार्मिक आडंबरों और सामाजिक गुलामी से आजाद कराना। यहां देखिए, ये फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ सत्यशोधक समाज की सोच कि ईश्वर एक है और उससे जुड़ने के लिए किसी पुजारी या बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं, सारे इंसान बराबर हैं। और दूसरी तरफ थी वो रूढ़िवादी व्यवस्था जो कई देवताओं, पुजारियों की जरूरत और जाति के आधार पर ऊंच नीच में विश्वास करती थी। फुले ने तर्क और समानता पर आधारित एक बिल्कुल नई सोच सामने रखी और अपनी इसी सोच को आवाज देने के लिए इसी साल उन्होंने लिखी अपनी सबसे जबरदस्त किताब गुलामगिरी, जो जाति विरोधी आंदोलन का एक तरह से मैनिफेस्टो बन गई। इस किताब ने सामाजिक गुलामी की जड़ों पर बहुत गहरा वार किया। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि महात्मा फूले की विरासत, उनका काम आज हमारे लिए क्या मायने रखता है।
सोचिए उनके काम का दायरा कितना बड़ा था। लड़कियों की शिक्षा और सत्यशोधक समाज तो था ही, पर उन्होंने किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए भी आंदोलन किया, जिससे दक्कन कृषक राहत अधिनियम जैसा कानून बना। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मजदूरों के हक के लिए भी आवाज उठाई। और उन्हीं की कोशिशों से पहली बार भारत में रविवार को साप्ताहिक छुट्टी का कानून पास हुआ। उनके विचारों का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सिर्फ इस एक वाक्य से लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें बुद्ध और कबीर के बाद अपना तीसरा गुरु मानते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, साल 1888 में समाज सुधारक विट्ठलराव कृष्णाजी वंदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। मतलब ये टाइटल गांधी जी के नाम के साथ जुड़ने से भी बहुत पहले उन्हें मिल चुका था, जो बताता है कि वो अपने समय के कितने बड़े नायक थे। तो आज की ये कहानी हम इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर वो एक अपमान की चिंगारी ज्योतिबा फूले के अंदर न जली होती, अगर उन्होंने शिक्षा और समानता की वो मशाल न उठाई होती, तो आज का भारत कैसा होता।